जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे और सबसे पहले डे 3 पर हम अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 पेट्रियोटिज्म। आप अपनी इंग्लिश की बुक्स निकाल लीजिए। हम अपना लेसन रीड कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2 पेट्रियोटिज्म। आज हमने उसका पॉइंट नंबर 3 रीड करना स्टार्ट करना है। जी अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं डे 3 की अपनी। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म मेक्स अस stay alert in the wake of foreign invasion. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें होशियार रखता है इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब है मिसालें। बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं व्हेन people laid their lives for the defense of the country. When people laid their lives for the defense of the country. Lives यानी अपनी जानें, जब लोगों ने अपनी जानें अपने वतन के दिफा में कुर्बान कर दी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने अपने वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान कर दी। laid their lives, अपनी जानें कुर्बान कर दी। In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी इस कोशिश में कि वो अपने वतन की, अपने होमलैंड की, अपने प्यारे अजीज वतन की हिफाजत कर सके। अपने वतन की हिफाजत करने के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। अब ये आगे उनके नाम हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान। ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम। मार्टरडम क्या वर्ड है ये? मार्टरडम, इसका मतलब है शहादत। ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, उन सबको शहादत नसीब हुई, इन सबको शहादत नसीब हुई। वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, अपनी मादरे वतन की के लिए लड़ते हुए, बहादुरी से लड़ते हुए इन सबको शहादत नसीब हुई। मार्टरडम का मतलब शहादत, एम्ब्रेस नसीब हुई। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशान हैदर, इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, सबसे बड़ा फौजी एजाज जो दिया जाता है बहुत अजीम मुहब्बे वतनों को जो कि अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं अपने वतन के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नंबर 4 आज आपकी डे 3 की रीडिंग है। इसको बार बार सुनिए ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से ये रीड करना आ जाए। इसके मुश्किल अल्फाज भी अच्छी तरह से याद कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आप अपने स्टैंडर्ड नोट्स निकाल लीजिए पेट्रियोटिज्म के क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जी स्टूडेंट्स, हमने कल तक इसके पिछले 5 सवाल कर लिए हैं। पहले दिन में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए, सेकंड डे में हमने अगले 3 सवालों को याद किया। आज हम डे 3 पर क्वेश्चन नंबर 17, 18 अगले 2 क्वेश्चंस को आपके लिए पढ़ेंगे। आप इनको बहुत अच्छी तरह से यहाँ से मेरे साथ साथ पढ़िए और अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर इनको नोट कर लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए। पहला सवाल है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियट? अ पैट्रियट loves his country and is willing to sacrifice his everything for his homeland. A patriot loves his country and is willing to sacrifice his everything for his homeland. तो ये आंसर आपने इस क्वेश्चन का याद करना है और अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स में नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज? आंसर इज, as a citizen of Pakistan, it is our duty to get ourselves educated, keep our environment clean, pay taxes,
and stay alert in the wake of foreign invasion. As a citizen of Pakistan, it is our duty to get ourselves educated, keep our environment clean, pay taxes and stay alert in the wake of foreign invasion. तो ये दोनों क्वेश्चन 17 और 18 आज आपने डे 3 पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर आपने बहुत अच्छी तरह से नोट करने हैं और इनको आपने जुबानी याद करना है। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आप अपनी इजी अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर निकाल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से और आज हम अपना पहला वर्ब टेंस शुरू करेंगे विच इज कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि वर्ब टेंस होता क्या है और एक वर्ब टेंस में हम क्या पढ़ते हैं। वर्ब टेंस में हम 5 चीज़ें पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी उर्दू में पहचान और उसमें इस्तेमाल होने वाली फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स और 5वीं चीज़ उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का तरीका। तो अगर आप ये देखिए तो हमारे ये 5 सवाल उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड हैं। सबसे पहले होती है डेफिनेशन, तो हम पढ़ेंगे डिफाइन कंटिन्यूअस टेंसेस। सबसे पहले हम बताएंगे कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन गोइंग ऑन, असल चीज है गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन है वो जारी रहता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी ये जारी रहता है। गोइंग ऑन, कंटिन्यूअस का मतलब ही ये है गोइंग ऑन, जारी रहता है। अगला सवाल देखिए, वो होती है सेकंड चीज उर्दू में पहचान, उर्दू रिकॉग्निशन। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द उर्दू सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस। उर्दू सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस एंड एट, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो खत्म होता है रहा है, रही है, रहे हैं पर। यानी वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रही है, वो खाना खा रहे हैं। तो ये जुमले हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। पास्ट कंटिन्यूअस के होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे। वही चीज, वही जुमले आप पास्ट में कर लीजिए, वो खाना खा रहा था, वो खाना खा रही थी, वो खाना खा रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऐसे होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब ये जुमले इसी तरह फ्यूचर में कैसे चेंज होंगे, वो खाना खा रहा होगा, वो खाना खा रही होगी, वो खाना खा रहे होंगे। बेसिकली रहा है और रहा था और रहा होगा, ये 3 पहचाने हैं उर्दू की कंटिन्यूअस टेंस की। अगला सवाल है विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। तीसरी चीज हम यही पढ़ते हैं कि किसी भी वर्ब टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो हमारे कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और बहुत सिंपल है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होती है उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और इज यूज्ड इन ऑल द कंटिन्यूअस टेंसेस। तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस में ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जैसे जीओ गो होता है, गो के साथ अगर हम ये प्लस आईएनजी कर लें तो गोइंग बन गया, कम के साथ आईएनजी लगा लें तो कमिंग बन गया, राइट के साथ आईएनजी लगाएं तो राइटिंग, प्ले के साथ आईएनजी लगाएं तो प्लेइंग बन गया। तो सिंपल सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चौथे नंबर पर देखिए, वो पूछ रहे हैं विच हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, इज, एम और आर। ही इज कमिंग, आई एम कमिंग, यू आर कमिंग, इस तरह से ये वाले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होते हैं वॉज और वर। ही वॉज कमिंग, दे वर कमिंग। ठीक है, कमिंग तो आपको समझ में आ गया ना कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और हेल्पिंग वर्ब्स ये इस्तेमाल हो रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वर और फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होंगे विल बी और शेल बी। शेल हमेशा इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ, यानी मेरे लिए, अपने लिए जो आई आप इस्तेमाल करते हैं, आई एम अ बॉय, आई के लिए हमेशा आई शेल गो टू लाहौर, इस तरह से इस्तेमाल होगा शेल। आई और वी शेल गो, वी शेल बी गोइंग, इस तरह से इस्तेमाल होगा। लेकिन विल बी बाकी सब जुमलों के साथ आएगा। आई और वी के साथ सिर्फ शेल आता है, बाकी सब के साथ विल ही आता है। तो विल बी और शेल भी इस्तेमाल होंगे। यू विल बी गोइंग,
आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग, इस तरह से इस्तेमाल होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वॉज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में, और विल बी और शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो स्टूडेंट्स आज के दिन में आपने ये 4 चीजें याद करनी है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस, उर्दू रिकॉग्निशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है कंटिन्यूअस टेंसेस में, और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल होते हैं तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस में। 3 इस तरह बनते हैं कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, एक पास्ट कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आज के दिन में आपने सिर्फ ये पोर्शन याद करना है, इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का तरीका हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। डे 3 में हमने डे 2 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था एक्सरसाइज 1.3 का। अब डे 3 में आज हमने क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2 1.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब उसने रेशियो दी गई है, अब वो कहते हैं इस रेशियो को सिंपल फॉर्म में लिखें। अब सिंपल फॉर्म में क्या होगा, ये देखें फ्रैक्शन में रेशियो दी गई है, फ्रैक्शन को खत्म करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। सारे क्वेश्चन देखें फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। वो कहते हैं फ्रैक्शन को खत्म करें और इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें ए, ठीक है। अब देखें 2/3 रेशियो 3/5। अब देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका 3 और 5 दोनों डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को जब भी हम खत्म करेंगे तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, अगर दोनों वैल्यू चेंज हैं, दोनों पर कोई टेबल नहीं जाता है, तो हम इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 15। तो 15 को दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 को इस रेशियो से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें कर दिया, रेशियो 15 को दूसरी रेशियो से ही मल्टीप्लाई करें। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जब ये कटिंग करेंगे 3 5 जार 15, 5 3 जार 15, देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इधर बचेगा, 5 2 जार 10 हो जाएगा, इधर 5 बचेगा, 5 और 3 बचेगा, 3 3 जार क्या हो जाएगा 9। देखो 10:9। तो क्या था हमारे पास, 2 रेशियो थी, 2 फ्रैक्शन में रेशियो थी। अगर हम इसको इस तरह लिखें तो ये 10/9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को हमने सिंपल एक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक हो गया, यानी 2 फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखें, 4/5 3/4। अब देखें फिर ये वही चीज है, 5 पर कोई टेबल नहीं जाता है, 4 पर जाता है, लेकिन दोनों पर टेबल जाना चाहिए, तो फिर हम उसका एलसीएम और तरीके से आता है। लेकिन अगर दोनों पर कोई टेबल नहीं जाता है, एक पर जाता है एक पर नहीं जाता, फिर भी हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आया 20। अब 20 को पहले इस फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करना है, 20 को फिर इस फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करना है। अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास इधर आंसर आता है 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ गया 16 आ गया। अब इस तरह 4 को 20 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 15, तो ये को 16:15। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये फ्रैक्शन में लिख देते हैं 16/15। तो ये लोवेस्ट फॉर्म भी हो गई, और फ्रैक्शन में अगर कहे तो फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट भी इसको कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 5/6 रेशियो 7/10। अब देखें 6 पे भी 2 का टेबल जाता है, 10 पे भी 2 का टेबल जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर, क्योंकि दोनों पे टेबल जाता है। अब इसका एलसीएम लेने का एक और आसान तरीका है, जब इस तरह की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, 6 भी लिखते हैं और 10 भी लिखते हैं। अब दोनों पे टेबल कौन सा जाता है, पहले सबसे पहले कम वाला टेबल 2 वाला, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। अब देखें 3 पर भी कोई टेबल नहीं जाता है, 5 पर भी कोई टेबल, तब 3 5 जार 15, 15 2 जार क्या आ जाएगा 30, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 30। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। तो 30 एलसीएम आ गया, तो 30 को क्या करेंगे, हम पहली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को दूसरी वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 5 जार 30, 5 5 जार 25 हो जाएगा, 10 3 जार 30, 3 7 जार 21। तो ये क्या बन गई, रेशियो 25/21। फ्रैक्शन में लिखें तो 25/21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 13/40 3/20। अब फिर देखें 40 और 20 आ गया, दोनों पे टेबल जाते हैं, तो दोनों को हम जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 है और 20 है। तो इसका एलसीएम अगर हम जब लेते हैं तो एलसीएम लेने के लिए पहले काम वाला टेबल ले जाया करें, 2 20 जार 40 एंड 2 10 जार, फिर 2 वाला टेबल जाता है इस पे,
2 10s are 20 एंड 2 5s are 10। अब इस पे भी 2 वाला दोबारा जाता है, तो 2 5s are 10, इस पर नहीं जाता है तो 5 ऐसे का वैसे। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, अब इस दोनों पे 5 वाला टेबल जाता है तो ये 5 वाला टेबल ले जाएं दोनों पे। 5 1s are 5, 5 1s are 5। देखिए 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा। फिर देखें, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 10 आ जाएगा, 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा, 20 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया, 40 आ गया। तो 40 को इस पहली रेशो से ही मल्टीप्लाई करना है, 40 को इस दूसरी रेशो से ही मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैंसिल आउट करें तो 40 से 40 को कैंसिल करें तो 1 आंसर आता है, 1 13s are 13 हो जाएगा। 20 को 40 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा, 2 3s are 6। तो इस तरह ये रेशियो भी हमारे पास क्या हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। इसके इस तरह अगर 5 करें, 6 करें, 7 8 9, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, ये आपने खुद करने हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं आपके, उसको आप मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज, उसको वो हमें वॉइस मैसेज करेंगे, फिर हम उसका आपको आंसर दे देंगे, वीडियो की शक्ल में देंगे या वॉइस मैसेज में देंगे, आपको फिर समझा देंगे। लेकिन आपने ये करना ज़रूर है, जो मैंने छोड़ दिए क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं आपके सामने, ये मैंने छोड़ दिए, ये आपने खुद करने, ठीक है। यहाँ पर हमारा डे जो है 3 है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद डे जी स्टूडेंट, अब डे 3 यानी 5 मई का काम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल पढ़ रहे थे। आज हम डे 3 में यहाँ से पढ़ेंगे कि मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे। गर्दिश रोज़गार का मतलब होता है कि जिनका कोई ज़रिया मुआश नहीं रहा था, यानी वो बेरोज़गार हो गए थे, उनके काम ख़त्म हो गए थे, तो उसको कहते हैं गर्दिश रोज़गार से बिगड़ जाना। निहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। दिल्ली के अमायद में से एक साहब, अमायद का मतलब जो बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, एक साहब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे, यानी बहुत गहरे दोस्त थे, और 1857 के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी, यानी बुरी हालत हो गई थी उनकी। एक रोज छींट का फरगल पहने हुए मिर्जा से मिलने आए। छींट का फरगल मतलब वो बहुत ही कम कीमत कपड़ा था जिसका वो उन्होंने फरगल पहना हुआ था। फरगल वो लंबा सा एक चुगा सा होता है जो उस जमाने में सब लोग पहना करते थे। मिर्जा ने कभी इनको मालीदा या जामावार वगैरह के चुगों के सिवा ऐसा हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था। यानी मिर्जा जो है इनको मालीदा, ये भी एक कपड़े का नाम है, बहुत ही कीमती कपड़ा होता है। जामावार भी कीमती कपड़ा होता है। तो वो कहते थे कि उस जमाने में जो वो चुगे पहनते थे किसी जमाने में तो बहुत ही अच्छे कीमती कपड़े के पहनते थे, लेकिन अब उन्होंने छींट का पहना हुआ था, यानी बहुत ही उनकी हालत खराब हो चुकी थी। छींट का फरगल उनके बदन पर देखकर दिल भर आया, यानी वो परेशान हो गए। उनसे पूछा, ये छींट आपने कहाँ से ली, यानी ये कपड़ा छींट का आपने कहाँ से लिया? मुझे उसकी वजह बहुत ही भली मालूम होती है। वजह मतलब बनाने का तरीका होता है, शक्ल भी हो सकती है। आप मुझे फरगल के लिए ये छींट मंगवा दें, यानी मैंने भी अपना फरगल सिलवाना है तो ये ऐसा कपड़ा मुझे भी मंगवा दें। उन्होंने कहा, ये फरगल आज ही बनकर आया है, मैंने इसी वक्त इसको पहना है, अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है। मिर्जा ने कहा, जी तो यही चाहता है कि इसी वक्त आपसे छीनकर पहन लूं, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है। जाड़ा मतलब सर्दी। आप यहां से मकान तक क्या पहन कर जाएंगे? फिर इधर उधर देखकर खोंटी पर से अपना मालीदा का नया चोगा उतारकर उन्हें पहनाया। ठीक है, वो चोगा भी वो कपड़ा सा होता है लंबा सा, वही बता रही हूँ जिस तरह के उस जमाने वो लोग पहना करते थे। और उन्होंने मालीदा, वो जो बहुत ही कीमती कपड़ा था, उसका उन्होंने बिल्कुल नया चोगा उन्हें दे दिया और इस खूबसूरती के साथ वो चोगा उनकी नजर किया, यानी इस खूबसूरती के साथ वो चोगा दिया कि उनको एहसास भी नहीं हुआ और कि मेरी मदद की गई है, और फिर उसको उनकी मदद कर भी दी गई। ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी, ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी,
ज़राफ़त का मतलब होता है खुश मिजाजी, मतलब कि बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे, और कि आपको बजाय हैवाने नातक के हैवाने ज़रीफ कहा जाए तो बजा है। यानी हैवाने नातक का मतलब होता है बोलने वाला हैवान। इंसान जो है वो बोलने वाला हैवान है, इंसान हैवान ही है ना, हैवान की शक्ल में है, हैवान ही कहा जाता है उसको। तो इंसान हैवाने नातक है, ठीक है, यानी बोलने वाला। लेकिन वो कहते हैं कि वो इतना अच्छा मजाक करते थे, आपके ज़राफ़त थी, मजाक करने की आदत थी, इतना अच्छा मजाक करते थे कि वो उनको बजाय हैवाने नातक के मजाक करने वाला इंसान या हैवान कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक दफ़ा जब रमज़ान गुजर चुका तो कले में गए। किला जो है वो उस ज़माने में वो बहादुर शाह जफ़र और वो लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े बादशाह, तो किला में रहा करते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्जा तुमने कितने रोजे रखे? अर्ज किया, पीरो मुर्शिद एक नहीं रखा। यानी अब क्या किया उन्होंने कि शायद उन्होंने एक भी रोजा नहीं रखा था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो सुनने वाला ये समझ सकता है कि सिर्फ एक नहीं रखा। एक दिन नवाब मुस्तफ़ा खान के मकान पर मिलने को आए। ये नवाब मुस्तफ़ा खान जो हैं ये हमने मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के तारुफ में पढ़ा, ये शेफ्ता इन्हीं को कहा जाता है। उनके मकान के आगे छत्ता तारीख था, बल्कि शेफ्ता कहा नहीं जाता, शेफ्ता नवाब मुस्तफ़ा खान का तखल्लुस था, वो तखल्लुस करते थे शेफ्ता, इसलिए उनका नाम ही बाज़ जगह पे सिर्फ शेफ्ता लिखा जाता है। तो उनके मकान के आगे एक छत्ता तारीख था, यानी अंधेरा था। छत्ता मकान बना हुआ था, एक छत्ता था जिसके आगे अंधेरा था, जिससे गुजर कर अंदर जाया जाता है। जब छत्ते से गुजर कर दीवान खाने के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां नवाब साहब इनको लेने के लिए खड़े थे। मिर्जा ने उनको देखकर ये मिसरा पढ़ा, आबे चश्मा हैवा दरूने तारीक अस्त। ठीक है, यानी इसका मतलब है ये फारसी का मिसरा है, आबे हयात अंधेरे में है। इसका मतलब है आबे हयात अंधेरे में है। जब दीवार खाने में पहुंचे तो इसके दलान में बसबब मशरिक रोया होने के, मशरिक रोया का मतलब होता है कि मशरिक की तरफ था उसकी जो सामने की जो पोर्शन था, दीवान खाना मशरिक की तरफ था, धूप भरी हुई थी। मिर्जा ने वहां ये मिसरा पढ़ा, ऐ खाना हमा आफ्ताब अस्त, यानी ये घर तो सारे का सारा ही सूरज है। यानी यहाँ पे वो कहते हैं कि आबे हयात अंधेरे में है, यानी ये बहुत खूबसूरत घर है लेकिन अंधेरे में है। आबे हयात का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा जगह जहाँ पे एक इंसान को जिंदगी मिलती है, और जब यहाँ पहुंचे तो कहते हैं कि ये घर तो सारे का सारा सूरज है। यहाँ तक बस आपने आज के दिन का काम रीडिंग करनी है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि उसी जो पोर्शन हमने पढ़ा है उसको पढ़ेंगे, और इसके बाद ये जो आखिरी 5 सवाल हैं, सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 10, ये मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। आप इसको बार बार सुनिए, इसको याद कीजिए और फिर इसको भी अपनी नीट नोटबुक पर नोट कीजिए। सवाल नंबर 6 था, दोस्तों के साथ मिर्जा गालिब का सलूक कैसा था? जवाब है, मिर्जा गालिब अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिशे रोजगार से बिगड़ गए थे, निहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे और दोस्तों की खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। ये दोस्तों के साथ मिर्जा गालिब का रवैया था। सवाल नंबर 7 है, मिर्जा गालिब के मिजाज की खास खूबी क्या थी? जवाब, मिर्जा गालिब के मिजाज में ज़राफ़त इस कदर थी कि अगर आपको बजाय हैवाने नातक के हैवाने ज़रीफ कहा जाए तो बजा है। सवाल नंबर 8, मिर्जा गालिब को कौन सा फल पसंद था? जवाब है, मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे। उनके दोस्त दूर दूर से उम्दा आम बेचते थे। मिर्जा गालिब के नजदीक आम में सिर्फ 2 बातें होनी चाहिए कि वो मीठा हो और बहुत हो। सवाल नंबर 9, सबक मिर्जा गालिब के दातो खसाइल किस किताब से लिया गया है? इसका जवाब है, ये सबक यादगारे गालिब से लिया गया है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब यादगारे गालिब से लिया गया है। सवाल नंबर 10, सबक मिर्जा गालिब के दातो खसाइल के मुसन्निफ कौन है? जवाब, इस सबक के मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट से आपके 5 सवाल हैं जो आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखने हैं और उनको याद करना है, और बहुत ही सफाई से लिखने हैं और याद करने हैं। स्टूडेंट्स,
अब हम डे 3 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और डे 3 में आज हमारे पास तफसीली सवालात में सवाल नंबर 2 होगा जो भी हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा तफसीली सवालात नंबर जो 2 है नेक्स्ट, वो है पाकिस्तानी साइंसदानों के कारनामे बयान करें। तो इसमें कुछ पाकिस्तानी साइंसदान होंगे जिनका हमने जिक्र करना है और जिनकी खिदमात हमने पढ़नी है। उसमें वो आपको बता रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन ने बड़े बड़े नामवर साइंसदानों को पैदा किया है जिनमें से बाइस ने आलमी शोहरत हासिल की। झैल में हम चंद साइंसदानों का तारुफ पेश करते हैं। उसमें पहला है जी डॉक्टर अब्दुल सलाम, आलमी शोहरत के हामिल माहिर फिजिक्स। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे वो माहिर फिजिक्स थे। इन्होंने कायनात को कंट्रोल करने वाली 4 क़ुव्वतों के इज्तिमा से 2 क़ुव्वतों के वजूद में आने का जो है वो तस्वुर पेश किया। इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी एजाज़ नोबल इनाम दिया गया। यानी कि जो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे वो फिजिक्स के बारे में जो है वो माहिर जाने जाते थे और उन्हें ज़्यादातर जो तालीमात दी या जो खिदमात दी वो फिजिक्स के बारे में दी। आगे है डॉक्टर मनीर अहमद। डॉक्टर मनीर अहमद खान पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान हैं। इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मौज़ूआत पर दुनिया के कई इदारों में फ़नी कोर्स किए। वो पाकिस्तान के एटमी तवानाई कमीशन के बानी चेयरमैन रहे। अच्छा, ये हैं जी डॉक्टर मनीर अहमद जिन्होंने बहुत सारी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके मौज़ूआत पर हमें जो है वो सर्विस दी या खिदमात दी। जो अगले हमारे साइंसदान हैं उनका नाम है डॉक्टर अशफाक अहमद। डॉक्टर अशफाक अहमद पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों में एक अहम मकाम रखते हैं। वो 10 साल तक पाकिस्तान के एटमी तवानाई कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। इन्होंने माहौल पर तब्दीलियों के असरात के मुताला का आलमी सेंटर कायम किया। इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल आज़ाद निशाना जो है वो इम्तियाज़ भी दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर A.Q. खान पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता एटमी साइंसदान हैं। इन्होंने यूरेनियम की अफजूदगी में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी दिलाई। इन्होंने कोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री कायम की जो इनके नाम से मौसूम होकर डॉक्टर A.Q. खान रिसर्च लेबॉर्ट्री कहलाती है। इन्होंने हमेशा एटम बराए अमन के मकसद के तहत काम किया। यानी कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे ये वो हमारे साइंसदान हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान को एटमी पावर दी, एटमी ताकत दी, जिसकी बिना पर आज पाकिस्तान जो है वो एक एटमी पावर मुल्क जो है वो कहलाता है। तो इनकी जो खिदमात हैं वो हमेशा सुनहरी रूप से लिखी जाती हैं। तो इस तरह हमारा जो डे 3 का काम है वो मुकम्मल हुआ।